हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसे हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड इसके बारे में पढ़ लिया था। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक नोट था, जैसे अपन ने रॉल्स लॉ पढ़ा तो हाउ दिस रॉल्स लॉ कैन कोरिलेट विद द हेनरी लॉ। क्योंकि हेनरी लॉ हमने किसके लिए पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। तो हम इसको उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो पहले अपन देखेंगे, फिर अपन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो नोट डाल के आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन Raoult's law and Henry law। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा कि रॉल्स लॉ तो हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ, जो भी लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यानी आपकी यहाँ पर दोनों ही चीज़ क्या है? वॉलेटाइल हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। और हेनरी लॉ हमने पढ़ा था किसके लिए? वो उससे पहले वीडियो में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस क्या हो गई यहाँ पर? वॉलेटाइल हो गई, सॉल्यूट वॉलेटाइल हो गया। अब अपन देखें तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे। ये हमने रॉल्स लॉ पढ़ा है ना, वही है यहाँ पर, आपको पढ़ा होगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था? मान लीजिए हमारे पास PA, मैं फॉर्मूला लिख दूँ पहले। ये हमने क्या पढ़ा था? PA नॉट X है। ठीक है, X शायद हमने उसमें इस तरह से लिखा था, तो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले लिखा था। क्या हो गया? X है। ठीक है, ये क्या है? अपना रॉल्स लॉ है। क्लियर। और अगर अपन हेनरी लॉ देखें तो हेनरी लॉ में क्या पढ़ा था हमने? आपको ध्यान होगा, प्रेशर इक्वल टू द KH, हेनरी कांस्टेंट पढ़ा था। और अपने क्या पढ़ा था? XB। मान लीजिए हमारा ये क्या था? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, ये किसके लिए? अपन हेनरी लॉ के लिए। यहाँ पर ये अपना XB क्या है? वॉलेटाइल गैसियस सॉल्यूट। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं लॉ को। कैसे लिखेंगे? देखिए, इसके लिए लिखना है अपने को रॉल्स लॉ के लिए क्या होगा? वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट जानते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दो अपन मिला रहे हैं ना, तो एक तो जैसे वॉलेटाइल AB कंपोनेंट था, तो मान लीजिए अपन ने A का लिया, तो उसका वेपर प्रेशर किसका प्रोडक्ट है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोडक्ट किसका है? मोल फ्रैक्शन, X से अपन ने लिया। ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर, कंडीशन लिखना हमारा जरूरी है। क्लियर।
अब मान लीजिए यही चीज़ हम हेनरी लॉ में देखें, तो हेनरी लॉ में क्या है, वो यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ गैसियस कंपोनेंट, यहाँ पर क्या होगा, गैसियस कंपोनेंट ही वॉलेटाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ गैसियस वॉलेटाइल कंपोनेंट ये अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, सॉल्यूट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेम लैंग्वेज में अपन लिख लेते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, XB। और यहाँ पर आपके सॉल्यूट क्या है, गैसियस कंपोनेंट है, गैसियस कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पर आप देखो बेसिकली तो दोनों सेम ही हो गए, वही हमारा सॉल्यूट वॉलेटाइल है XB, ये वेपर प्रेशर हो गया एट द गिवन टेम्परेचर, ये और लिखेंगे एट द गिवन टेम्परेचर, यानी अपन दोनों में टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर। अब बेसिकली देखा जाए दोनों को अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या चेंज है, दोनों में सेम है, दोनों में अपन देखें तो PA0 ये भी कांस्टेंट है एट द गिवन टेम्परेचर और KH भी कांस्टेंट है। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो रॉल्स लॉ है, हेनरी कांस्टेंट रिप्लेस्ड बाय द PA0, प्रिंसिपल रॉल्स लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन क्या कंक्लूजन निकाला, अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 अपन देखें तो क्या कंक्लूजन निकाला कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ आर सेम, देयर इज ओनली डिफरेंस हेनरी कांस्टेंट रिप्लेस्ड बाय द PA0 रॉल्स लॉ कांस्टेंट, वो अपन लिख लेते हैं लास्ट में, इसको कॉपी कर लीजिए आप, ये वही नोट चल रहा है आपका, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इट इज concluded that both Raoult's law and Henry law are same. There is only the difference of constants in which क्या हो रहा है constants में, in which Henry constant KH is replaced by Raoult's constant क्या, PA0, ठीक है। केवल ये डिफरेंस है, बाकी का क्या है, ये पूरा एक जैसा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपके रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ एक ही हैं, क्लियर।
अब अपन बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, क्योंकि अपने रॉल्स लॉ पढ़ लिए और वही अपन आगे पढ़ेंगे। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए ही हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं और ग्राफ तो देखा जाए। कर्व तो मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको रॉल्स लॉ बताया था, वहाँ पर ग्राफ बताया था कि किस तरह से कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में अपन ग्राफ खींचते हैं, कर्व खींचते हैं। मैं यहाँ पर उसको दोबारा बना देता हूँ। यही ग्राफ आपके किसके लिए, कर्व आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा, अपन ने किया था इधर, तो अपन ने क्या लिया था, कंपोजिशन, ठीक है। और इधर अपन ने क्या लिया था, वेपर प्रेशर। इधर मान लीजिए हमारा x से 0 है, तो इधर x से क्या था 1, और इधर x भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पूरा आपके 1 हो गया तो x भी 0 हो गया। और इधर आपके x से 0 है तो x भी 1 होगा। और इसके लिए मैंने आपको जैसे जैसे a बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, ये आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर। और इधर आपके क्या हो जाएगा, PA0, यानी प्योर कंपोनेंट हो गया ये। ऐसे अगर इधर से इधर आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ तो x भी 0 था, x भी 1 हो गया, तो ये किसके लिए हो गया, PV0, प्योर कंपोनेंट हो गया। और इसका जो सम अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे वो दोनों के बीच में था, लीनियर फंक्शन ऑफ x एंड x भी, फॉर्मूला भी निकाला था अपन ने। तो ये अपन ने क्या बना लिया था, इसको टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी P इज इक्वल टू PA0 PA प्लस PV। ये अपन यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो अपना हेडिंग है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा यहाँ पर कि दो चीज़ अपन ले रहे हैं, एक तो सॉल्यूट लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में भी आपस में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, और सॉल्वेंट के में भी होगा इटसेल्फ, जब वो अलग अलग हैं। जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन यही है आपके कि सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है, एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको अपने को ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर इंटरेक्शन कम है तो आराम से मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा सकते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यही बेसिक कंसेप्ट यहाँ काम करता है। तो सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द या इज सेम भी कर सकते हैं, इक्वल मत कर लिए, इज सेम विद सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ में आ गया होगा। यानी अपन ने जब सॉल्यूशन बना लिया, एक तो पहले जब वो दोनों सेपरेट हैं तो उनमें आपस में इंटरेक्शन है, जब आपने सॉल्यूशन बना लिया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा। अगर आपके दोनों सेम हैं तो हमें क्या मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और ये सेम कब होगा, जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो और पोलैरिटी उनकी इक्वल हो। उनकी पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए, और साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए क्या ज़रूरी है आपके, कि साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
size of solute and solvent molecules should be approximately same and they also having identical polarity यानी जब इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, आइडेंटिकल पोलैरिटी होगी, तभी इनमें क्या हो पाएगा, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन किसके बराबर होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर होगा, जब ही हमें ये आपके आइडियल कर्व मिलेगा। अब अपन यहाँ पर देखें जैसे कुछ एग्जाम्पल्स कि जिनमें ये आपका इस तरह का आपके ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर जिनमें अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या आपके देखिए एक तो एग्जाम्पल अपन देखें जिनमें ये होता है, क्या होता है, एक तो देखिए आप बेंजीन, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी बेंजीन की, और टोलुइन। अगर अपन ये लेते हैं, एक तो बेंजीन अपन लेते हैं और एक क्या लेते हैं, टोलुइन। ये तो क्या है, बेंजीन, और ये क्या है, टोलुइन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अपन हेक्सेन ले सकते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है ना, ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अपन ले सकते हैं एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, है ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। तो ये सभी जनरली एग्जाम्पल किसके हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी इनमें एक तो सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया। वैसे मैंने आपको बताया था सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफरेंस क्या होता है, सॉल्यूट तो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, ये चीज़ तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि अपना जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट, यानी दोनों वेपर प्रेशर का जो कंपोनेंट है उनके बीच में होता है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। ये तो हमेशा होगा ही आपके कि टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो लिख लेते हैं अपन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be intermediate of वेपर प्रेशर, इंटरमीडिएट ऑफ, ऐसे लिखेंगे अपन इसको, विल बी इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच में होगा, विल बी इंटरमीडिएट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, यानी प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, और इसके लिए अपन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये मैंने उसमें भी लिखा था आपके, ये जो कर्व है ये किसके लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए अपन कंडीशंस लिख लेते हैं, कंडीशंस फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्मूले के फॉर्म में। तो वो अपन देखते हैं, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है। क्या क्या कंडीशन है वो उसके बेसिस पे होंगी जो भी हमने इंटरेक्शंस पढ़े। पहली कंडीशंस क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, तो आपको बस ये कंडीशन लिखनी होती है। 1 मार्क्स में अगर पूछते हैं कि व्हाट आर द आइडियल सॉल्यूशन, तो ये कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन शुड फॉलो, सॉल्यूशन शुड या सॉल्यूशन ओबेज, ओबे कर देते हैं अपन, उसका भी वही मतलब हो गया, सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, यानी सॉल्यूशन क्या फॉलो करना चाहिए, रॉल्स लॉ को। ये हमने पढ़ा ही है, क्या होता है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, यही लिखेंगे अपन। और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इनमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रह रहा है बिफोर द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आफ्टर द मेकिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो इससे इनकी एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगी, और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। यानी जो सेकेंड और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो एंथैल्पी चेंज है ये 0 के बराबर होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन सेम है। और थर्ड में आपकी जब आपके कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी चेंज भी नहीं हो रही है, इंटरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, अट्रैक्शन फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको लिखनी होती हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एक तो शुड ओबे द रॉल्स लॉ, एंथैल्पी चेंज शुड बी 0 और वॉल्यूम चेंज भी 0। ये कंडीशंस हम होंगी, उनको क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक कॉपी करिए। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात आती है, तो नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ, एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बैक कंडीशंस में मैं बताता हूँ, फिर डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले अपन कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस देखिए अपन, कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कंडीशन होगी, कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ, ठीक है। इट डज नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है। यानी मतलब क्या हो गया आपके, डज नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, मीन्स क्या हुआ कि जो आपने अभी लिखा था पी ए नॉट इक्वल टू द पी ए नॉट एंड एक्स ए के बराबर नहीं होगा, अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। और पी बी आल्सो नॉट इक्वल टू द पी बी नॉट एक्स बी, तो ये क्या होगा, अगर आपके बराबर नहीं है तो क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एच आल्सो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। थर्ड में अपन ने क्या लिखा था, वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब वॉल्यूम इक्वल टू 0 नहीं है, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू 0 नहीं है, प्रेशर इक्वल नॉट इक्वल टू द पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी, दैट मीन्स नॉट ओबे द रॉल्स लॉ। तो अब इसमें क्या होगा, प्रेशर कम भी हो सकता है
ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। एंथैल्पी चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसी तरह से वॉल्यूम चेंज भी आपके पॉजिटिव ज़्यादा भी हो सकता है 0 से और कम भी हो सकता है। तो अब इसमें कंडीशंस आती हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम ये आपके या एंथैल्पी चेंज कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसी की बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आज हमने आपको नॉन आइडियल कंडीशंस बताई। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो अपन देखेंगे कि इनके बेसिस पे कितने टाइप्स के, आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन वाले। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।